हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है प्राचीन बिहार में राजवंश का शासन प्रबंधन। 1 नंबर से शुरू करते हैं। बिहद्रथ वंश का प्रतापी राजा कौन था? तो बिहद्रथ था। आगे, बिहद्रथ वंश का 9वां राजा कौन था? तो जरासंध था। आगे, बिहद्रथ वंश का अंतिम राजा कौन था? तो रिपुरंज था। आगे, मगध राजवंश का प्रतापी राजा बिहद्रथ का उल्लेख किस ग्रंथ में या वेद में है? तो महापुराण, महाभारत, पुराण एवं बौद्ध ग्रंथ में है। आगे, मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख किन ग्रंथों या वेद में है? तो भगवत पुराण, महाभारत एवं बौद्ध ग्रंथ में है। आगे, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। इनका शासन 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। आगे, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांव का अधिपति था? जी हाँ, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांव का अधिपति था? तो 80,000 गांव का। आगे, मगध सम्राट बिंबिसार के समय मिले जुले कई गांवों को क्या कहा जाता था? तो आपन कहा जाता था। आगे, मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना भाग भूमि कर लेता था? तो 1/6 भाग लेता था। मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह अस्थाई सेना बनाया रखी थी, इसीलिए। अस्थाई सेना बना रखी थी, इसलिए। आगे, मगध सम्राट बिंबिसार का प्रारंभिक राजधानी गिरिवंश थी, पर बाद में उसने किसे अपना राजधानी बनाई? तो राजगिरी को बनाई। आगे, कौन भारतीय शासक था जिसने अस्थाई सेना बना रखी थी? तो भारतीय शासक बिंबिसार था। बिंबिसार को सैन्य भी कहा जाता था। आगे, किसके शासनकाल में सिद्धार्थ अथवा गौतम जी को ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति हुई थी? बिंबिसार शासनकाल में 528 ईसा पूर्व में। आगे, ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे एवं पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। आगे, बिंबिसार ने अपने किस राजवेद को बौद्ध भिक्षुओं की स्वास्थ्य सेवा के लिए गौतम बुद्ध के साथ लगा दिया था? तो राजवेद जीविक को। किसको? जीविक को। आगे, गौतम बुद्ध जी की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे, गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धित्व की प्राप्ति की थी? बिंबिसार के शासनकाल में। मगध सम्राट अजातशत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो निर्यावली सूत्र में। आगे, अजातशत्रु का शासनकाल क्या था? तो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व था अजातशत्रु का शासनकाल। आगे, मगध सम्राट अजातशत्रु शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला था? तो 16 वर्षों तक युद्ध चला था। आगे, मगध सम्राट अजातशत्रु शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे, अजातशत्रु की धार्मिक नीति कैसी थी? तो उदार थी।
प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। आगे, उदयन या उदयभद्र शासनकाल क्या था? तो 460 ईसा पूर्व से 455 ईसा पूर्व तक था। आगे, किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? तो उदयन या उदयभद्र ने। इसका महत्वपूर्ण कार्य यह एकमात्र था, इसके अलावा इसने कोई भी काम नहीं किया जिससे उसका नाम प्रचलित हो। उदयन का उसने मात्र एक पाटलिपुत्र ही बसाया था। आगे, उदयन ने अपने शासनकाल में मगध की राजधानी राजगृह से परिवर्तन कहाँ कर दिया था? तो पाटलिपुत्र में कर दिया था। हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? तो नागदाशक था। नागदाशक था। आगे, किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई? तो शिशुनाग ने बनाई। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। आगे, किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था? तो कालाशोक के समय में हुआ था। कालाशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? तो किकवर्ण कहा गया है। आगे, किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो महापद्मनंद को कहा गया है। आगे, शिशुनाग वंश का अंत किसने किया था? तो महापद्मनंद ने किया था। आगे, उग्रसेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो महापद्मनंद को जाना जाता है। आगे, किस मगध सम्राट को दूसरा परशुराम का अवतार कहा जाता है? फिर से सुन लें, किस मगध सम्राट को दूसरा परशुराम का अवतार कहा जाता था? तो महापद्मनंद को कहा जाता था। आगे, किस मगध सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था? तो घणानंद ने किया था। मगध सम्राट घणानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन नाट्यकार विशाखा दत्त के किस नाट्य पुस्तक में हुआ है? तो मुद्रा राक्षस में हुआ है। किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुरुषपुर यानी पेशावर से पाटलिपुत्र को आमंत्रित किया था? एक बार फिर सुन लें, मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुरुषपुर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? तो महापद्मनंद ने किया था। आगे, घनंद का सेनापति कौन था? तो भद्रसाल था। आगे, ग्रीक इतिहासकारों ने घनंद को क्या कहा है? अग्रसम अथवा जंड्रम्स कहा है। आगे, किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आगे, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो 5 प्रांतीय भागों में विभक्त था। किस ग्रंथ में जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? किस ग्रंथ में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इंडिका में है। आगे, मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का प्रमुख होता था। आगे, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग रहता था? तो 6 समितियों का सहयोग रहता था। आगे, मौर्यकालीन मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते थे? तो 12 से 20 मंत्री होते थे। आगे, मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए
कोई विभाग बनाए गए थे, कई होगा कोई नहीं, कई विभाग बनाए गए थे, उन विभागों को क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। आगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ यानी विभागों का उल्लेख है? तो 18 विभागों का उल्लेख है। आगे, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने में विभक्त थी? तो 2 गुप्तचर विभक्त थे, व्यवस्था में विभक्त थे। आगे, मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? तो 7 स्रोत थे। मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? तो 7 स्रोत थे। आगे, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाले आय को क्या कहा जाता था? तो सीता कहा जाता था। आगे, मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसने राजदूत बनाकर भेजा था? प्रथम को किसने राजदूत बनाकर भेजा था? एक बार फिर सुन लीजिए। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम को किसने राजदूत बनाकर भेजा था? तो मेगास्थनीज ने। आगे, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। आगे, नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो अशोक या दशरथ ने करवाया था। आगे, किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। आगे, किस मगध सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत पहुंचा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। आगे, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तब पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे, गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था 320 ईसा पूर्व। ईस्वी लिखा गया, ईसा पूर्व हुआ, ठीक है। आगे, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। आगे, किस शासक से सिंहल यानी श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोधगया बौद्ध मठ स्थापित करने की अन मांगी थी? तो समुद्रगुप्त ने। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त युग है। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, मतलब कौन था? तो कुमारगुप्त था। आगे, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी गुप्त काल में हुई थी। आगे, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो 3 वर्षों तक रहा था। आगे, खगोल शास्त्र आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो पाटलिपुत्र से था। आगे, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आगे, चीनी बौद्ध यात्री इतिशंग बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। आगे, महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो शशांक था। आगे, गुप्तवंशी शिक्षा किस धर्म को मानने वाले थे? गुप्तवंशी शिक्षा किस धर्म को मानने वाले थे? तो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। आगे, मगध के किस प्रवृत्ति का अंतिम शासक था? तो जीवित गुप्त था। आगे, गुप्त काल के समाप्ति के बाद किस वंश शासन मगध में स्थापित हुआ? गुप्त काल के समाप्ति के बाद किस वंश का शासन मगध में स्थापित हुआ? तो मोखरी वंश का। यहाँ तक बनने के लिए
थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।